गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेशन कर लिए कंप्लीट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लिए, गोलीय संधारित्र की धारिता निकाल लिए, तो धारिताओं की अपन कैलकुलेशन कर चुके। अब जो जैसे कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पेंडिंग हैं उन क्वेश्चंस को लेते हैं पहले। तो सब मैंने एक बताया था आपको कि जब पदार्थ भरते हैं तो प्लेट पर आवेश तो मैंने लिखा था प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन जब इसके अंदर पदार्थ भरा था तो पदार्थ पर आवेश मैंने लिखा था माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश, है ना। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि पदार्थ की सतह पर जो आवेश है वह प्लेटों पर आवेश के बराबर नहीं हो सकता। तो प्लेटों पर तो आवेश अपन ने क्यू लिखा ही था, है ना, और पदार्थ की सरफेस पर क्यू डैश लिखा था। तो सब एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन छोटा सा कि पदार्थ की सतह पर प्रेरित आवेश के मान बताओ, यानी क्यू डैश का मान बताओ। क्लियर? तो माना प्लेटों पर आवेश प्लेटों पर आवेश कैपिटल क्यू व पदार्थ पर प्रेरित आवेश क्यू डैश है। दोनों के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E0 है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। सिग्मा का मतलब Q अपॉन, तो ये पदार्थ के संधारित्र के कारण निकाल दी। इसको अपन ने कैसे दिखाया था, S। क्लियर? तो ये तो संधारित्र की प्लेट पर आवेश के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र। अब सब पदार्थ के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने किससे दिखाया था, EP से। ये ऐसे दिखाया था EP, है ना। तो पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र तो वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बट पदार्थ पर प्रेरित आवेश कितना है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अंतर समझ लो, कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि पदार्थ के कारण तो एप्सिलॉन 0 आना ही नहीं चाहिए था। मैं सब पदार्थ के कारण वैक्यूम में बोल रहा हूँ, पदार्थ के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र बोल रहा हूँ, मैं पदार्थ में विद्युत क्षेत्र नहीं बोल रहा। अगर मैं पदार्थ में विद्युत क्षेत्र बोलूंगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन ही आएगा, लेकिन पदार्थ के कारण बोलूंगा किसमें, निर्वात में। मान लो ये है, अब मैं ये आवेशित है, इसके कारण पूछूंगा वैक्यूम में तब तो यही लिखूंगा, लेकिन इसके अंदर पूछूंगा तो फिर यहाँ पर एप्सिलॉन लिखूंगा, है। तो मैं इसके कारण भी निर्वात में देख रहा हूँ, उसके कारण भी निर्वात, है ना। तो ये प्लेटों के कारण, ये संधारित्र की प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र, ये पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों निर्वात में निकाल लिए, है ना। जबकि पदार्थ युक्त संधारित्र में विद्युत क्षेत्र, अब पदार्थ से भरा हुआ संधारित्र है तो पदार्थ से भरे संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कितना लिखा था अपन ने, E लिखा था, जिसमें पदार्थ भर रखा था। अब ये E कितना होता है, E0 और EP के अंतर के बराबर। ये देखो दोनों के विपरीत है। तो पदार्थ से भरे हुए संधारित्र का के अंदर विद्युत क्षेत्र इन दोनों के अंतर के बराबर। अब बोलो सब माध्यम में, अब क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। जबकि वैक्यूम में क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन 0, और पदार्थ के पर के कारण क्या लिखूंगा, ये एप्सिलॉन 0 तो कॉमन आगे कट गया। यानी अगर अपन देखें तो यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q डैश, अपने को तो Q डैश चाहिए, इसलिए पदार्थ पर प्रेरित आवेश Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन R, यानी Q डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू Q। अब क्योंकि एप्सिलॉन R ऑलवेज ग्रेटर देन 1, भाई वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन R 1 होता है, तो वैक्यूम की तो बात ही छोड़ दो, ऐसे एप्सिलॉन R ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब ये एप्सिलॉन R ग्रेटर देन 1 है तो स्वाभाविक है
Q डैश लेस देन Q, तो Q डैश का मान है। तो इससे मैंने आपसे कहा था कि प्लेटों के बीच में जब आप पदार्थ भरोगे या माध्यम रखोगे तो माध्यम पर यानी पदार्थ पर प्रेरित आवेश का मान प्लेटों पर आवेश से कम होता है, बराबर नहीं है ना। तो ये अपन ने एक चीज उस समय करी थी, तो ये बदल है ना। अब अगली बात है ना, धारिताएं निकल गई, बेलनाकार संधारित्र का अभी कोई रोल नहीं है, देख लेंगे एंड में जब चैप्टर एंड करेंगे, या तो उस समय सोच लेंगे, कैलकुलेशन करना होगा तो। और अब तो खैर आपको ये तो पता पड़ गया, बेलन के अंदर बेलन होगा तो उसको बेलनाकार संधारित्र कहेंगे, तो चित्रवित्र तो पता पड़ गया। धारिता निकालने का आइडिया मैंने आपको 2 बार निकाल के दिखाया है। तो सब ये पेंडिंग क्वेश्चन था, ये कर दिया। अब आ जाइए सब, आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र में एकत्रित या संचित ऊर्जा। तो अब 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। कॉमन होने का मतलब पहले लिख दूं, कॉमन होने का मतलब ये है कि वो टॉपिक चालक के लिए भी है, वो टॉपिक संधारित्र के लिए भी है। दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों का मैकेनिज्म भी सेम है ना। इवन अपन तो उसका जो फाइनल जो शेप देखें, शेप वो फॉर्मूला सेम हो। तो अब ऐसे 2 टॉपिक आएंगे, तो आप ध्यान रखना, मैं लिख के समझाता हूं पहले ना। देखो, आवेशित चालक है ना, या आप कह दो आवेशित संधारित्र है ना, में एकत्रित ऊर्जा, या यूं कह दो कि स्थितिज ऊर्जा। तो पहले तो एक बार टॉपिक समझ लो, फिर अभी रन करवा दूंगा। टॉपिक में तो कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो टॉपिक है, ये टॉपिक 2 बार है। अब आप आवेशित चालक बोलो चाहे आवेशित संधारित्र बोलो, दोनों में ही एकत्रित ऊर्जा या दोनों की स्थिति ऊर्जा सेम होती है। ऐसे एक टॉपिक और आएगा, वो भी दोनों के लिए सेम है, चाहे चालक के लिए हो चाहे संधारित्र के लिए हो, है ना सब। तो सब ये तो कॉमन की बात मैंने क्लियर कर दी। अब अगली बात, काय का एकत्रित, क्यों संचित और क्यों स्थिर। तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, और संरक्षी क्षेत्र में अगर आप कार्य करेंगे तो डिपॉजिट होगा, मतलब जमा होगा। और डिपॉजिट होने को ही क्या कहते हैं, स्थितिज कहते हैं या एकत्रित। इसकी अब प्रोसेस समझ लो, चालक से समझ लो चाहे संधारित्र से समझ लो, वो दोनों कॉमन है टॉपिक, है ना। आवेशित संधारित्र को अपेक्षित विभवान, यही कहते हैं संधारित्र को, आवेशित को न बोल के ऐसे बोलो, संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक। अपेक्षित विभवांतर तक का मतलब आपकी इच्छा है कितने विभवांतर तक आप आवेशित करना चाहते हो, कोई आपको बाउंड तो कर नहीं रहे। तो सब संधारित्र को या चालक को अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा आवेश देने की प्रक्रिया में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य चालक या संधारित्र में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे संधारित्र में एकत्रित या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको खोल के समझाता हूं। भाई आप चार्ज दोगे तो चार्ज ऐसे तो नहीं कि आप हाथ से दोगे, चार्ज तो आप सोर्स के द्वारा ही दोगे, यानी बैटरी द्वारा ही दोगे। तो मैंने बिल्कुल क्लियर बोला कि संधारित्र को अपेक्षित यानी आपकी इच्छा अनुसार विभवांतर तक आवेशित करने के लिए स्रोत द्वारा दिए गए आवेश, बैटरी है ना, स्रोत द्वारा दिए गए आवेश के में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या स्रोत से आवेश देने की प्रक्रिया में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य संधारित्र में संचित हो जाता है या एकत्रित हो जाता है, जिसे संधारित्र की एकत्रित या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ये संचय संधारित्र की प्लेटों के बीच
विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। तो ये जिस बात को जोड़ डाल रहा हूं, इसको भी अलग से आपको एंड में दिखाऊंगा कि सब ये जो डिपॉजिट एनर्जी है, आप पूछेंगे कि एनर्जी का डिपोजिशन, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो एनर्जी जमा हुई वो किस रूप में जमा हुई, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि ऊर्जा का ये संचय विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। वो सब अभी आपको दिखाता है ना। तो सब मान लीजिए सी धारिता का संधारित्र, धारिता तो माननी पड़ेगी संधारित्र तो, है ना, जिस पर किसी क्षण आवेश स्मॉल q है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो, V बराबर Q/C, है ना। चालक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में संधारित्र के लिए तो कैलकुलेशन तो मैं संधारित्र से ही करूंगा, है ना, चालक से नहीं करूंगा। तो सी धारिता के संधारित्र पर किसी क्षण आवेश स्मॉल q है, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V डैश बराबर Q/C। चलिए अब सब अल्प आवेश dq देने में कार्य, अभी आप स्मॉल सेगमेंट दे रहे हो, dq देने में कार्य, तो अल्प आवेश देने में कार्य अल्प ही होगा, तो dw इज इक्वल टू V डैश dq। मैंने आपसे कह दिया साहब, आप ये ध्यान रखना, पूरी 12वीं में कार्य की गणना किससे होगी, विभव और विभवांतर के सूत्र से ही होगी। तो कार्य बटा आवेश इज इक्वल टू विभव या विभवांतर, है ना। तो पूरी 12वीं में V डैश की वैल्यू अपन पुट कर ही देंगे, तो अल्प आवेश dq देने में कार्य है। अतः या इसलिए कुल आवेश कैपिटल Q देने में कार्य, और अपन ने परिभाषा में क्या कहा है कि अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए बैटरी द्वारा आवेश प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश देने की प्रक्रिया में किए गए कार्य को ही संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ये कुल कार्य, इसी को संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। W कह दो या U कह दो, 0 से कैपिटल Q V डैश dq। यहाँ पे एक बात थोड़ा छोटी सी डेप्थ है, उसको सुनो। देखो, ये मैंने Q स्मॉल पहले से मान लिया था ना, वो भी दिए गए में डाल दिया, क्योंकि लिमिट कहाँ से लगा दी, 0 से। तो उस स्मॉल q को भी मैं काउंट कर रहा हूँ, इससे मैंने यहाँ लिमिट स्मॉल q से कैपिटल Q थोड़ी लगाई, मैंने 0 से कैपिटल Q लगाई। तो इसका मतलब वो जो स्मॉल q दिया था मैंने सी धारिता के संधारित्र को, जिसके कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना था, V डैश, तो वो दिया हुआ था, उसके लिए भी मैंने कैलकुलेशन में डाल दिया, है ना। तो सब V डैश की वैल्यू पुट कर दो एक से, तो बाई इक्वेशन 1 है ना। 1 में U इज इक्वल टू 0 टू Q, 1 से मैंने वैल्यू रख दी Q/C dq, तो 1/C तो बाहर आ गया, है ना, यानी U इज इक्वल टू ये 1/C बाहर आ गया, Q dq, तो इंटीग्रेशन Q²/2 0 से कैपिटल Q, यानी U इज इक्वल टू अपर लिमिट है, लोअर लिमिट तो 0 है, 2 बाहर आ ही जाएगा, तो एक तो ये आ गया Q²/2C, है ना। तो सब जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका एक फॉर्म तो ये है। अब ये तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दिया जाए, तो ये सब मेरे को सब कैलकुलेट करने दो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल से भी आपको ये बात समझा दूंगा, वेट तो करना पड़ेगा ना। तो सब ये आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा भी है, और ये आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, दोनों यही है, दोनों का फॉर्मूला। अब इसके डिफरेंट शेप, जैसे क्योंकि Q बराबर CV, अब Q की जगह CV रखो, देन U इज इक्वल टू हाफ तो अलग कर ही दो, Q की जगह मैंने दिया C²V², तो C कट गया, हाफ CV²। ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है, सबसे ज्यादा आपको पोटेंशियल एनर्जी की ये फॉर्म मिलेगी। अब ये तो देखो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, ऐसा तो कोई अश्योरेंस नहीं है
कि साहब यही फॉर्म मिलेगी। अगर Q और C दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी इससे कैलकुलेट करोगे, और C और V दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी इससे कैलकुलेट। अब मान लीजिए कि साहब CV भी नहीं दे रखा, Q और C भी नहीं दे रखा, Q और V दे रखा है, तो फिर तीसरी फॉर्म बना दो। तो सब Q और V दे रखा तो C हटा दो। तो क्योंकि C बराबर Q/V रखो साहब, देन U इज इक्वल टू हाफ। अब ये C की जगह रख दिया तो एक भी कट गया, ये QV। तो सब पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्म हैं। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि हाफ CV² को आप याद रखें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कमी काम में आता है, सबसे ज्यादा काम में आता है हाफ CV², सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, तो ये सबसे ज्यादा काम आता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट। अब इसे एक से निकाल लीजिए, जैसे आपको C यहाँ से रिप्लेस करना है। अब किससे रिप्लेस करना है, तो कौन सी फॉर्म चाहिए, Q की फॉर्म चाहिए तो C की जगह Q ले आओ, और चीज तो देख लो, मुझे V चाहिए तो V हटा दो, यहाँ से C की फॉर्म आ जाएगी। तो एक याद रख लो, ये तो 3, पर ये भी ध्यान रखना, ये दोनों की एनर्जी है, ये चालक की भी है और संधारित्र, ये बात भूलिएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना आप, ये जैसे एक बैटरी है, ये काम की चीज है, सब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये आएगा अपने, ये कंडक्टर है, ये बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने V लिख दिया, क्लियर। अब बैटरी इसे चार्ज दे रही है Q, किसको, ये चालक। ध्यान से देखना, बहुत शानदार चीज है, क्यों, और ये टॉपिक आएगा भी, अभी आने वाले टॉपिकों में भी आ रहा है। अब V विभवांतर पर Q आवेश देने में बैटरी द्वारा किया गया W बराबर QV, ये W इज इक्वल टू QV। दोबारा चालक को Q आवेश दे रही V विभवांतर, तो Q आवेश देने के लिए V विभवांतर पर बैटरी द्वारा या सोर्स द्वारा किया गया कार्य। लेकिन अगर इन फॉर्मूले से देखें तो डिपॉजिट बताओ, कंडक्टर के पास डिपॉजिट कितना है, हाफ QV, तो इसका मतलब हाफ QV गायब है। भाई सोर्स ने तो इतना वर्क किया, अपन कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो सोर्स वर्क करेगा वही डिपॉजिट हो जाएगा, यही अपन कह रहे हैं ना, तभी तो अपन ने टॉपिक पढ़ा। लेकिन अपन गजब की चीज क्या देख रहे हैं कि ये तो वर्क किया और डिपॉजिट तो इसका हाफ हुआ। इसका मतलब किसी चालक को इस स्रोत या बैटरी या सेल से आवेश देने की प्रक्रिया में एनर्जी का लॉस होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे एनर्जी का लॉस होता है तो कौन से फॉर्म में होता है, तो भाई वायर गर्म हो सकता है, हाफ क्यों भी गायब हो गया ना, तो वायर को गर्म कर देगा। हो सकता है स्पार्किंग हो जाए, स्पार्किंग के रूप में लॉस हो जाएगा हाफ क्यूवी का, पर लॉस होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है क्या सोर्स इतना वर्क कर रहा है और डिपॉजिट इतना है। तो बैटरी द्वारा, मतलब आप तो सीधा सीधा समझ लो कि बैटरी या सोर्स द्वारा किसी चालक को आवेश देने की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होगी ही, उसे रोकना संभव नहीं है। साफ देखो, ये तो होगी सब। अब एक चीज मुझे और दिखानी है आपको, मुझे आपको ये दिखाना था कि ये जो एनर्जी है ये किसके रूप में डिपॉजिट होती है। तो मैंने आपसे कहा था प्लेटों के बीच में इस एनर्जी का डिपोजिशन विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। तो मैं साहब अब आपको दिखाता हूं ये एनर्जी किसके पदों में, विद्युत क्षेत्र के पदों में, है ना। विद्युत क्षेत्र के पदों में दिखाने के लिए ये उठा लो या ये उठा, कोई सा है ना। तो क्योंकि E बराबर विद्युत क्षेत्र के रूप में दिखा है Q/ε0A, है ना। देन Q बराबर क्या रख दें, E/ε0A, ये रख दें, इसमें रख देंगे। एंड C, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C कितना है, ε0A/d। तो ये अपन ने रख देना है फर्स्ट में। तो फर्स्ट से, है ना, फर्स्ट से अगर आप देखें तो U इज इक्वल टू Q², तो Q² में E²
एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 है ही सही, और सी की वैल्यू क्या रख दें, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अब सब एक एप्सिलॉन 0 हो रहे तो कट ही गया, यानी u बराबर हाफ, ये एक एप्सिलॉन 0 बच रहा है, एक ही कटा ना, और ई स्क्वायर बचा है, और a इंटू डी, एक तो कैंसिल हो गया था, एक बचता था, a इंटू डी, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्र, और डी प्लेटों के बीच की दूरी है। तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, डी बीच प्लेटों के बीच दूरी है, तो a इंटू डी संधारित्र का आयतन हुआ, तो ये संधारित्र का आयतन है, यानी u बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और कैपेसिटर का वॉल्यूम। अब आप देखो एनर्जी किसके रूप में डिपॉजिट हो रही है, ये तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी का डिपोजिशन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में ही होता है। क्लियर है? v आयतन में एनर्जी u है, एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होगी, एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ये कितनी, हाफ, ये अपन ने स्थिर विद्युत की में भी निकाली थी, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो आपको अगर ध्यान आता हो तो ये अपन ने जब विद्युत क्षेत्र गाउस का नियम का एप्लीकेशन एंड किया था, तो गाउस के नियम की एप्लीकेशन को एंड करने के बाद एक टॉपिक किया था जिसमें विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा निकाली थी, वो भी यही आई थी। आज भी विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जब वही आई, तो दोनों जगह मैचिंग करना, एक तो इस बात का प्रमाण है कि वो भी सही था, ये भी सही। दूसरी बात, एनर्जी किसके रूप में डिपॉजिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इसलिए संधारित्र अपने बीच में या प्लेटों के बीच में ऊर्जा एनर्जी को विद्युत क्षेत्र के रूप में डिपॉजिट कर लेता है ना। और ये मैंने फॉर्मूले बताई थी दोनों के लिए। अब सब एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना साहब, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा गया है, आप भी समझने की कोशिश करना है ना। सिंपल है पर है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो अब अपने को 10-1 मिनट लग जाएंगे उसमें, उसको समझने में। ये काम अपने हो गए छोटे मोटे सारे, बस आप तो क्या है, इनको अब फाइनल समझते जाइए और क्वेश्चंस क्रिएट करते जाइए, है ना। हालांकि डिटेल लेने से ये है कि आपको कोई चीज़ बचने नहीं दे रहे, कोशिश कर रहे हैं कि आपके जवाब या जैसे एक छोटे छोटे कोई न्यूमेरिकल की भी बारी आए तो वो यहीं पे बता दिए जाए, ताकि वो जो उससे क्या आपका टॉपिक का रिदम नहीं बिगड़े, है ना। तो कोशिश वही की जा रही है इन वीडियोज में कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो ठीक है, अपन कोशिश कर ही रहे हैं, है ना। बाकी तो अब सब ये क्वेश्चन कई बार आया है और अपन ने पढ़ भी लिया। संधारित्र की प्लेटों के मध्य पदार्थ को पूर्ण रूप से भरने पर, तो अपन ने पढ़ लिया कि जब पदार्थ को पूर्ण रूप से भरते हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होती है। अपन ने लिखा भी था, पदार्थ भरने पर विद्युत क्षेत्र E के बराबर E0/εr। ऐसे देखें तो अपन ने, मैंने आपको याद रखने की भी कहा था। फिर अपन ने कहा था पदार्थ भरने पर विद्युत क्षेत्र में कमी से विभवांतर में भी कमी हो जाती है, तो अपन ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि विभवांतर भी कम हो जाता है ना। और फिर अपन ने बताया था कि धारिता बढ़ जाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपन ये सब पहले से जान चुके हैं कि सब पदार्थ भरने पर विद्युत क्षेत्र में कमी होगी, फिर विभवांतर में कमी होगी, धारिता में। अब यहाँ पर मैं
आपको इधर दिखा देता हूं। ये एक सर्किट है साहब, है ना। ये मैंने लगा दिया की, ये मैंने सेल रख दिया जिसका इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल डिफरेंस 20 से दिखा दिया। अब एक कैपेसिटर तो मैंने यहां लगा दिया और एक कैपेसिटर मैंने की के बाद लगा दिया, है ना। बात को पूरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको मैं अलग से लेता तभी आपके समझ में आता, नहीं, अगर एकदम आता तो भी अपन समझ जाते, पर मैं इसको अलग से ले रहा हूं क्योंकि कई बार अब पदार्थ को फुल भर दिया, इसमें भी और इसमें, ठीक है सर। इसको ए बोलें, इसको बी बोलें। अब पदार्थ को फुल भर के, ठीक है, फुल भर के एक को यानी बी को, एक को का मतलब एक को नहीं, एक को मतलब बी को अपन ने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। ये तो बैटरी से कनेक्ट है। तो अब अपन से पूछेगा कि पदार्थ भर चुकने के बाद पदार्थ का परावर्तन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन भर चुकने के बाद ए और बी में भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मान बताओ, है ना। देखो ध्यान से, बैटरी से संबंधित, बैटरी से संबंधित यानी एक के लिए पूछेगा कनेक्टेड टू सोर्स, या बैटरी लिख देता हूं, और दूसरा पूछेगा बैटरी से विच्छेदित के लिए, तो बैटरी से विच्छेदित, है ना, यानी डिस्कनेक्टेड टू बैटरी बी। अभी आपसे इन दोनों के लिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पूछेगा, है ना। पहली ये पूछेगा नंबर 1 कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सब पदार्थ को जब आप फुल भर देंगे तो कैपेसिटेंस तो वैक्यूम का एप्सिलॉन आर गुना ही होगा, कन्फर्म, चाहे बैटरी से कनेक्टेड हो चाहे बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो। वो ध्यान से समझना था, क्योंकि क्या है इसमें सुनने के बाद फिर बच्चा बार बार पूछता है, फिर तो बार बार क्यों पूछता है, अभी आज ध्यान से समझे। तो सब पदार्थ को फुल भर देने से दोनों की जो धारिता है निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुनी होगी, चाहे बैटरी से कनेक्टेड हो चाहे बैटरी से डिस्कनेक्टेड हो। क्लियर। अब सब ध्यान से, अब आपको ये बताना है कि धारिता बढ़ने का रीजन क्या रहा, क्या वजह रही। तो पहले इधर आ जाओ, ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, बैटरी से इसका संबंध ही नहीं रहा। तो जैसे ही बैटरी से डिस्कनेक्ट किया तो धारिता तो इसकी एप्सिलॉन आर गुना होगी। अब अपन जानते हैं जो बैटरी से डिस्कनेक्टेड है पदार्थ रखते ही उसके विद्युत क्षेत्र में कमी हुई, विद्युत क्षेत्र में कमी हुई, पहले विभवांतर लिख दो ना, विभवांतर में कमी हुई, विभवांतर में कमी हुई तो विद्युत क्षेत्र में कमी हुई। अपन ने देखा है, देख रखा है, पदार्थ रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र में कमी से विभवांतर में कमी हो जाती है और विभवांतर में कमी से धारिता बढ़ जाती है। तो सब विद्युत क्षेत्र में कमी होती है
विद्युत क्षेत्र में कमी से विभवांतर में कमी होती है, विभवांतर में कमी से धारिता बढ़ जाती है। आवेश का क्या हुआ साहब? तो आवेश तो ये बैटरी से डिस्कनेक्ट है, तो आवेश तो ये ले नहीं सकता, तो जैसा पहले था आवेश उतना ही रहा। यानी पहले Q0 था तो ये Q, अब ये देखो आप तो इस पर ध्यान रखना, मैं आगे लिखूंगा तो मैं अभी नहीं लिखूं, अभी पहले वो चीज बता दूं जो आपको ध्यान है, फिर बाद में करते। तो इसमें तो सब रीजन क्लियर है, हमने पढ़ रखा है कि जब प्लेटों के मध्य पदार्थ रखते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, फलस्वरूप विभवांतर कम होता है और धारिता बढ़ जाती है। डिस्कनेक्ट है तो बैटरी से तो आवेश जाना पॉसिबल ही नहीं क्योंकि डिस्कनेक्ट। अब यहाँ इसको ध्यान से सुनो, यहां पर पहले बात करें वीके की। साहब ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट है तो पैरेलल का आएगा, है ना? तो पैरेलल की फॉर्म तब तक मानी जाती है जब बैटरी से कनेक्टेड हो, या यूं कहते हैं वर्ड ऑफ पैरेलल, वर्ड ऑफ सीरीज एप्लीकेबल व्हेन, ये तो वो तभी एप्लीकेबल है जब आप बैटरी से कनेक्टेड हो या कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है। अगर बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड ही नहीं है तो उस समय पैरेलल और सीरीज वर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है ना। तो सब ये वर्ड इस पर तो एप्लीकेबल नहीं, पर ये दोनों तो पैरेलल हैं, समांतर हैं, और समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान रहता है। तो अब अगर आप चाहें तो ये बात अपने दिमाग में फिट बिठा लें कि समांतर क्रम किससे कहते हैं? जिसमें विभवांतर समान। जैसे अपने ये हॉल में, अभी हॉल में अपन ने 25 पंखे लगा रखे हैं, 20-30 ट्यूबलाइट लग रही है ना? ये सब कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ये सब कितने वोल्टेज पे चलते हैं? 220 पे, 220 वोल्ट पे चलते हैं ना। ये जितने भी पंखे हैं इनको 220 ही मिलना चाहिए। अपने सप्लाई भी कितने की आ रही है? 220 की आ रही है। अब इन सबको 220 वोल्ट मिले तो फिर हम क्या करें? इनको पैरेलल। तो ये सब किस में जुड़ रहे हैं? पैरेलल। आपने कभी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को देखा हो तो आपने देखा होगा अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में 2 तार साथ साथ चलते हैं, 2 तार साथ चलते ऐसे। फिर आप कोई बल्ब जोड़ोगे तो एक तार वो इससे जोड़ेगा, एक तार इससे जोड़ेगा, तो बल्ब किस में आ गया? पैरेलल में। आपने पंखा जोड़ना है तो एक तार वो इससे जोड़ा है, एक तार इससे जोड़ेगा, या आपका पंखा पैरेलल में आ गया। तो ये इन तारों के बीच में 220 वोल्ट है। अब एक तार यहां से ले जाए तो इन दोनों के बीच में भी 220 वोल्ट का डिफरेंस होगा। एक तार यहां से, एक तार तो अपने पूरे घर की लाइन में 2 तार चलते हैं। 2 तार पंखा चलाना है तो एक तार उससे पकड़ो, एक तार इससे पकड़ो। इन दोनों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, तो इन दोनों के मध्य भी। तो ये पूरी सप्लाई किसमें? समांतर। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में सब पर विभवांतर कितना होगा? 220 वोल्ट। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, नियत होता है। ठीक है सर? या फिर विभवांतर नियत है तो फिर इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी? विभवांतर में कमी नहीं हुई तो धारिता कैसे बढ़ी? विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विभवांतर नियत है, तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? नियत है। तो फिर इसकी धारिता बढ़ कैसे गई? इसकी धारिता बढ़ने का कारण है ये बैटरी से कनेक्टेड था, तो इसने तुरंत बैटरी से क्या ले लिया? आवेश ले लिया। तो विभवांतर में तो वहां भी कमी हुई थी। देखो यहां पर विभवांतर भी कितना रहा? ध्यान से इधर आ जाओ। यहां का विभवांतर भी इतना रहा, V के बराबर क्यू के लिख दूं? क्यू के। ध्यान से देखना, जो बच्चा समझ जाएगा समझ जाए, हर एक को दिक्कत है। तो सब विभवांतर में तो यहां भी कमी हुई थी 100%, क्योंकि वो अपन एक बार पढ़ चुके तो वो फंडा बदलेगा थोड़ी बार बार कि साहब जैसे जब नियम को बदल लो, नहीं। विभवांतर में तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि बैटरी ने सप्लाई दे दी,
सप्लाई दे दी, एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कर लिया। अब ये V के बराबर क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इनटू डी, और ये किसके बराबर है, V0। तो यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड होने के कारण सप्लाई मिल गई, तो इसकी धारिता बढ़ गई है। तो सब ये तो कन्फर्म है कि जब अपन बैटरी से या पदार्थ फुल भरते हैं तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में तो कमी होती ही है, उसमें कोई दो राय है ही, कन्फर्म। यहां भी हुई थी, लेकिन कनेक्टेड टू बैटरी, तो बैटरी से कनेक्टेड होने के कारण इसने चार्ज ले लिया। वैक्यूम का कितना टाइम, एप्सिलॉन आर टाइम, फलस्वरूप एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल आउट हो गया, तो V के बराबर क्या गया। तो विभवांतर में तो वहां भी कमी, लेकिन उसको सप्लाई मिल गई। यहाँ तो कमी रह गई। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ तो चार्ज मिल गया और वहां चार्ज नहीं मिला, है ना। तो अभी किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये सर अपने हिसाब से दुप्पल धर रहे हैं कि यहाँ तो चार्ज मिल गया या नहीं मिला। तो यहाँ तो अब बच्चा समझ रहा होगा कि हाँ ये डिस्कनेक्ट है, इससे यहाँ कैसे मिलेगा, पर यहाँ मिल गया, इसका क्या प्रूफ है। तो मैं आपको ये प्रूफ भी देके दिखाता हूं कि वास्तव में वहां पर कैपेसिटर ने चार्ज लिया था और यहां पर वो चार्ज नहीं ले सका। ये किससे पता पड़ जाएगा, ये अपने को पड़ जाएगा पता पोटेंशियल एनर्जी से, चार्ज लिया था या नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, U के बराबर हाफ सी के वी के स्क्वायर। चले, U के इज इक्वल टू हाफ सी के की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन आर C0, और V के स्क्वायर, V के की वैल्यू पुट करो V0 स्क्वायर, यानी U के एप्सिलॉन आर बाहर निकाल दो, हाफ C0 V0 का स्क्वायर, यानी U के एप्सिलॉन आर, और ये वैक्यूम में पोटेंशियल एनर्जी हाफ C0 V0 स्क्वायर। उधर भी कैलकुलेट करके देखते हैं, 5 U के, तो वही हाफ C के V के स्क्वायर है ना। चलो आगे देखिए, U के वैल्यू पुट करें तो वही एप्सिलॉन आर C0 V के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर V0 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। एक एप्सिलॉन आर से एक कट गया, तो U के इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हाफ C0 V0 स्क्वायर, यानी U के बराबर U0 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सब ये बात वास्तव में सही है कि उसने चार्ज लिया है और इसलिए चार्ज नहीं ले सका। बोलो कैसे देगा, देखो आप बताओ, है ना। देखो मैं आपको क्लियर समझा दूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई। अब अभी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी ने क्या कहा था, संधारित्र को अपेक्षित विभवांतर तक आवेशित करने के लिए बैटरी द्वारा आवेश देने की प्रक्रिया में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र में संचित हो जाता है, जिसे संधारित्र की एकत्रित ऊर्जा या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसकी स्थिति बढ़ गई ने, कैसे बढ़ी साहब, क्योंकि बैटरी ने इसको सप्लाई दी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इसको सप्लाई नहीं दी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई। इसने यहाँ खुद ही वर्क किया और इसको यहाँ पर इसको बैटरी ने चार्ज दिया, तो इसने खुद ने वर्क नहीं किया, यहाँ तो बैटरी ने वर्क किया, तो इसके पास डिपॉजिट हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यहाँ पर तो बैटरी ने कोई वर्क किया ही नहीं, क्योंकि इसको चार्ज मिल ही नहीं पाया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो ये सब 5 स्टेप्स हैं, कई बार पूछे गए, आप ध्यान रखिएगा। अब सब कल एक और कॉमन टॉपिक है चालक का और संधारित्र का, है ना, वो अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।